हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजू फ्रेंडली। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे, इसके क्या क्या रिजल्ट्स रहे और इस विद्रोह को दबा दिया गया। आज हम देखेंगे 1857 के बाद क्या क्या प्रशासनिक चेंजेस हुए, क्या क्या प्रशासनिक परिवर्तन हुए। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्रशासनिक परिवर्तन क्यों हुए। ये इसलिए हुए क्योंकि एक तो 1857 की क्रांति, जो उसका 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी वजह से हुए, और दूसरा इसलिए हुए क्योंकि उस टाइम औद्योगिक क्रांति का प्रसार हो चुका था और उत्पादन संबंधी ब्रिटेन की वित्तीय श्रेष्ठता समाप्त हो गई थी। क्योंकि उस समय कच्चे सामान का उत्पादक, कच्ची सामग्री का उत्पादक सबसे बड़ा देश था भारत, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कच्ची सामग्री उत्पादित की जाती थी। और उसके बाद औद्योगिक क्रांति आई तो ब्रिटेन की ये श्रेष्ठता भी समाप्त हो गई। विश्व पूंजीवाद में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए नए नए विकसित हो रहे देशों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उसने अपने वर्तमान साम्राज्य पर नियंत्रण को और मजबूत बनाने और फैलाने की जोरदार कोशिश कर दी, और इसके चलते कई चेंजेस लाए गए। उसे हम देखेंगे आगे। तो आइए अब देखते हैं प्रशासनिक परिवर्तन क्या क्या हुए। पहला तो ये हुआ कि कंपनी रूल से क्राउन रूल आ गया। वो क्यों आ गया? क्योंकि कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी, इनके चलते जो हुआ था 1857 का विद्रोह, तो इसलिए जो ब्रिटिश सम्राट था, जो सीधे क्राउन के हाथ चले गया, कंपनी रूल। अब कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं था, सारे फैसले ब्रिटिश क्राउन के द्वारा किए जाते थे। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून के तहत शासन का अधिकार कंपनी से लेकर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। पहले भारत की सत्ता को डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल संभालता था, लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेकर भारत मंत्री या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दे दिया गया। कंपनी का के हाथ में अब कोई भी सत्ता नहीं थी, कोई भी पावर नहीं थी, बल्कि प्रशासन के तमाम छोटे मोटे मामलों में तक भारत सचिव का नियंत्रण रहता था। और इस तरह भारत पर अंतिम और व्यापक नियंत्रण क्राउन का होता था, जो कि इंडिया में नहीं, बहुत दूर लंदन में बैठा होता था। और इस कारण जनता का भरोसा ब्रिटिश शासक पे और ज़्यादा कम हो गया। और क्या क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेंज कर दिया गया। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी कि 1858 के कानून के तहत व्यवस्था थी कि गवर्नर जनरल के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, जिसके सदस्य विभिन्न विभागों के प्रमुख और गवर्नर जनरल के आधिकारिक सलाहकार होंगे। और गवर्नर जनरल काउंसिल के किसी भी फैसले को ना कर सकता है। तो ये तो थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब हम देखते हैं कि लेजिस्लेटिव काउंसिल इससे क्या कैसे अलग थी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उस काउंसिल के आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे और इसका एग्जीक्यूटिव पे कोई नियंत्रण नहीं होता था। भारत सचिव इसके द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को रद्द कर सकता था। और 1861 में एग्जीक्यूटिव काउंसिल को का नाम चेंज करके लेजिस्लेटिव काउंसिल उसको नाम दे दिया गया। सो आप देखते हैं प्रांतीय वित्त और केंद्रीय वित्त में क्या क्या चेंजेस आए। तो 1833 के बाद प्रांतीय सरकारों से कानून बनाने का अधिकार ले लिया गया था, लेकिन बाद में लॉर्ड मेयो ने प्रांतीय वित्त को अलग करने का पहला कदम उठाया। और उसके बाद क्या किए जाने लगा कि कुछ सेवाओं के प्रशासन के लिए प्रांतीय सरकारों को निर्धारित रकमें दे दी जाती थी, और वो उनका पालन करते थे, उनको मतलब वो सारी सेवाओं को पूरा करते थे। अब हम देखते हैं स्थानीय संस्थाएं क्या थी और इनकी स्थापना क्यों की गई। तो जैसा कि हमें पता है, औद्योगिक क्रांति या फिर 1857 का विद्रोह, ये सब सामाजिक सुधारों के लिए किए गए थे। सामाजिक सुधारों की, आधुनिक सुधारों की ये मांग कर रहे थे। तो इसलिए स्थानीय संस्थाओं का की स्थापना की गई, और इसमें शिक्षा, सफाई, जल आपूर्ति जैसे विषय स्थानीय संस्थाओं को दे दिए गए। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि सबसे पहले स्थानीय संस्थाओं की स्थापना 1864 और 1868 के बीच में हुई। तो ये तो थे प्रशासनिक परिवर्तन। बट इसके बाद और काफ़ी चेंजेस लाए गए, जैसे कि सेना में परिवर्तन, सार्वजनिक सेवाएं, बांटो और राज करो की नीति, श्रम संबंधी कानून और प्रेस पर प्रतिबंध। तो आइए एक एक करके हम इन्हें देख लेते हैं। सेना में क्या क्या परिवर्तन लाए गए। सबसे पहला कि भारतीयों के मुकाबले यूरोपियों का भाग बढ़ा दिया गया। पहले भारतीय ज़्यादा होते थे, अब यूरोपियों को ज़्यादा लिए जाने लगा सेना में। बंगाल में इसका अनुपात हो गया 1:2, और मद्रास और बम्बई में 2:1
5। मतलब कि बंगाल में अब 1 भारतीय सैनिक पे 2 यूरोपीय सैनिक लिए जाएंगे और मद्रास और बम्बई में 2 भारतीय सैनिकों पे 5 यूरोपीय सैनिक लिए जाएंगे। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि भारतीयों के मन में फिर से राष्ट्रवादी भावना ना जाग सके और ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो सके। सेना के महत्वपूर्ण विभाग जैसे तोपखाने पूरी तरह से यूरोपियों के हाथों में दे दिए गए ताकि दोबारा ऐसा अगर विद्रोह हो भी जाता है तो ये हमारा कुछ ना बिगाड़ सके, मतलब ये हम पे अटैक ना कर पाए। सेना की भर्ती में जाति, क्षेत्र, धर्म भेदभाव ये सब करने लग गए सेना को राष्ट्रवादी विचारों से दूर रखने के लिए, क्योंकि अगर एक धर्म के, एक क्षेत्र के लोग अगर एक ही सेना में आ जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं, तो उनमें राष्ट्रवादी भावना का के जागने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए इनको इनमें भेदभाव किया जाने लगा, इनको अलग अलग कर दिया गया और सेना को लड़ाकू और गैर लड़ाकू में डिवाइड कर दिया गया। वो क्या था लड़ाकू और गैर लड़ाकू क्या था? गैर लड़ाकू क्या थे? जिन्होंने ये विद्रोह किया था 1857 का विद्रोह, जो इनमें शामिल हुए थे, जैसे उत्तर भारत, पश्चिम, इस साइड के लोगों को गैर लड़ाकू कह दिया गया और इनको सेना में कम भर्ती किया गया, कम लिया गया। और जिन लोगों ने, जैसे कि पंजाब, इन जिन प्रांतों के लोगों ने इस विद्रोह को दबाने में साथ दिया, उनको लड़ाकू कहने लगे और इनको ज़्यादा लिया जाने लगा भर्ती सेना में। तो ये चेंजेस आए हमारी सेना में। फिर हम देखते हैं श्रम संबंधी कानून बनाए गए। पहले ये था कि बाल श्रम होता था, मतलब छोटे बच्चे भी कारखानों में काम करते थे। वहाँ पे इतनी खतरनाक मशीनें होती थी और इतना खतरा होता था, फिर भी सब लोग वहाँ पे काम करते थे, बच्चे भी। तो पहला इंडियन फैक्ट्री एक्ट 1881 में बनाया गया और यह बाल श्रम से संबंधित था। इसके तहत घोषणा की गई कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखानों में मनाही होगी और 7 से 12 वर्ष के बच्चों को सिर्फ 9 घंटे काम लिया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं लिया जाएगा और बच्चों को महीने में 4 दिन की छुट्टियां मिलेंगी। तो एक तो ये सुधार किया गया। फिर आया दूसरा इंडियन फैक्ट्री एक्ट जो कि 1891 में आया। इसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था की गई और स्त्रियों के लिए प्रतिदिन 11 घंटे निश्चित किए गए। बच्चों के लिए काम का समय घटाकर पहले 9 घंटे था, अब 7 घंटे कर दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेस पर प्रतिबंध। तो इतना तो सबको पता चल चुका था कि प्रेस एक ऐसा साधन है जिससे राष्ट्रवादी भावना फैल रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने क्या ठानी कि अब प्रेस पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो 1835 में चार्ल्स मेटकॉक ने भारतीय प्रेस को प्रतिबंध मुक्त कर दिया था, लेकिन 1878 में वर्नाक्युलर एक्ट बनाया गया और इस कानून के तहत भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की आज़ादी पर बंदिश लगा दी गई। और फिर जब भारतीय राष्ट्रवाद जनमत ने इसका विरोध किया तो 1882 में इस कानून को रद्द कर दिया गया। लेकिन 1905 में जुझारू, फिर स्वदेशी बहिष्कार जैसे आंदोलनों के बाद 1908 और 1910 में फिर से कड़े प्रेस कानून बनाए गए। ये तो था प्रेस में क्या क्या चेंजेस आए और इस पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। इसके अलावा और काफ़ी चेंजेस लाए गए, जैसे सार्वजनिक सेवाएं। सार्वजनिक सेवाओं में क्या चेंजेस लाए गए कि सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की जो आयु थी 1859 में 23 वर्ष थी, लेकिन अब 1878 में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। ये क्यों कर दी गई? क्योंकि ये जो परीक्षा थी ये इंग्लिश में होती थी, अंग्रेज़ी में होती थी और इसको पढ़ने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ता था और काफ़ी सालों पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो अंग्रेज़ों ने ये कम इसलिए कर दी ताकि भारतीय इसे ना पढ़ पाएँ और क्योंकि ब्रिटिशर्स पहले से इसकी तैयारी करते थे और उनको अंग्रेज़ी का ज्ञान था, तो वो ईज़िली इसको क्वालीफ़ाई कर लें और इंडियंस इसको क्वालीफ़ाई ना कर पाएँ। इसलिए सार्वजनिक सेवाओं में इसकी आयु घटा दी गई। और भी काफ़ी चेंजेस किए गए, जैसे बाँटो और राज करो। हिंदू मुस्लिम के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। जाति जाति के विरुद्ध, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ, एक प्रांत को दूसरे प्रांत के खिलाफ, ऐसे ऐसे करके चेंजेस किए गए। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। बाकी का इसका नेक्स्ट पार्ट और क्या क्या किया गया इसके तहत वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।